Assalamu alaikum once again. We will discuss an important topic regarding the human reproduction, that's how can we treat the infertility. अगर आपको पता होगा जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये बताया था what are the causes of infertility in case of male and what are the causes of infertility in case of female. उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी डिस्कस किया। तो आज हम इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पहली बात ये है जो ये ओवरी होती है, बेसिकली ओवरी एक स्पेशल प्रोसेस करती है जिसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ एग होता है। पहले क्या होता है, जो जर्मिनल लाइनिंग होती है एक ओवरी की, इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो फिर प्रेपेयर होता है एक एग बाय प्रोसेस दैट्स कॉल्ड ओवुलेशन। पहले प्राइमरी ओगोनिया बनता है, फिर प्राइमरी ओसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी ओसाइट बनता है, फिर बनता है ओम और एग। आफ्टर दैट अगर आप देखोगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव का जो मेंस्ट्रुअलाइजेशन साइकिल होता है वो होता है 28 to 29 डेज का। 28 to 29 डेज जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव का जो मेंस्ट्रुअलाइजेशन साइकिल होता है वो होता है 28 to 29 डेज। ये एक पीरियोडिक चेंज होती है, किसमें मेंस्ट्रुअलाइजेशन साइकिल में एक पीरियोडिक चेंज होती है। इसमें जो यूट्रस है ये प्रेपेयर होता है फॉर द इम्प्लांटेशन के लिए प्रेपेयर होता है। लेकिन क्या होता है जब 14th डे होता है मेंस्ट्रुअलाइजेशन साइकिल का, तो जो एग प्रेपेयर हुआ इनसाइड द ओवरी ये रिलीज होता है। जब ये एग रिलीज हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन, यानी द रिलीज ऑफ एग बाय द ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। जब ये एग रिलीज होता है तो ये जो यहाँ पे इन्फेंटिबुलम पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब है, ये वाला रीजन इन्फेंटिबुलम पार्ट, ये इस एग को कैप्चर करते हैं, ये इस एग को कैप्चर करते हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स, ये एग ट्रैवल करना शुरू करता है। जब ये एग पहुँचता है ऑन द अपर एम्पलरी इस्थमस जंक्शन, इस पॉइंट पे जब ये एग पहुँचता है तो यहाँ होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। क्योंकि स्पर्म यहाँ से आता है, तो जब स्पर्म यहाँ से आएगा इट विल रीच एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज, इसको हम बोलते हैं अपर एम्पलरी इस्थमस जंक्शन। इस जंक्शन पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होता है किसका? एग और स्पर्म का। लेकिन जो ये फर्टिलाइजेशन होती है ये होती है 12 to 24 आवर्स में आफ्टर कपलेशन, यानी आफ्टर द इंसेमिनेशन ऑफ द सीमेन इनसाइड द वेजिना। आफ्टर दैट जब 12 to 24 आवर्स होते हैं, 12 to 24 आवर्स, इन 12 to 24 आवर्स में ये फर्टिलाइजेशन होती है। ये एग यहाँ तक पहुँचता है तो इसको फ्यूजन करना पड़ता है किसके साथ? स्पर्म के साथ। तो फॉर्म होता है यहाँ पे जाइगोट। क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। फिर जाइगोट को फर्दर डिवाइड करना पड़ता है। आफ्टर दैट जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू मैरुला, मैरुला इज कन्वर्टेड इनटू दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रुला। फिर ये गैस्ट्रुला कन्वर्ट होता है किस में? ये कन्वर्ट होता है ब्लास्टुला में। फिर यही ब्लास्टुला यहाँ पे इम्प्लांट होता है ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस, दैट इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग। इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस होता है, ये जो इम्प्लांटेशन होती है एक एग की ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस, ये होती है आफ्टर 6 to 7 डेज, 6 to 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एक हफ्ता लगता है किसको? इम्प्लांटेशन में। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द एग ऑन द वॉल ऑफ यूट्रस। जब अटैच हो जाएगा एग किस पे? वॉल ऑफ यूट्रस पे, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन अगर ये एग यहाँ से आता है, अगर ये एग यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये एग सीधे आता है और ये ड्रॉप हो जाता है यहाँ से थ्रू सर्विकल कैनाल। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअलाइजेशन, और द फ्लो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअलाइजेशन फ्लो। अगर ये एग अनफर्टिलाइज्ड आ गया तो ये एग अनफर्टिलाइज जब आ गया तो ये सीधे पास हो जाएगा, कहाँ से? ये ड्रॉप हो जाएगा थ्रू द सर्वाइकस। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअलाइजेशन। इस एग के साथ जो ये ब्लड होगा मेंस्ट्रुएशन फ्लो, उसमें
एक तो ब्लड होगा, दूसरा होता इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू, इसके अलावा होता है कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, इसमें सर्विकल म्यूकस होता है, इसमें सर्विकल म्यूकस और सर्विकल फ्लूइड और विजिनल फ्लूइड होता है। तो ये ड्रॉप होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग सीधे ड्रॉप होता है, ये डिसइंटीग्रेट होता है तो पास होता है कहाँ से, वेजिना से, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फर्टिलिटी के चांसेस है वो हम कैसे यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे, वही टॉपिक है यहाँ पे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कैसे हम करते हैं। इनफर्टिलिटी के पास हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। एक तो सोशल ट्रीटमेंट है हमारे पास, दूसरा है यूज़ ऑफ मेडिसिन, तीसरा है हमारे पास कभी कभार हमें सर्जरी करनी पड़ती है। अगर लेडी कंसीव नहीं कर पाएगी उस दौरान हम सर्जरी करते हैं, फॉर एग्जांपल आईवीएफ के दौरान, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन के दौरान। लेकिन जो ये इनफर्टिलिटी का सिलसिला है, अगर ये एग कभी कभार, ये एग जब रिलीज होता है आफ्टर ओवुलेशन, ये जब रिलीज होता है तो ये जो ये इन्फेंटिबुलम पार्ट होता है ओवेरी का, ये इसको कलेक्ट नहीं कर पाता है, कलेक्शन प्रॉब्लम होती है या ओवुलेशन प्रॉब्लम होती है। जैसे हमने पहले देखा है पहले लेक्चर में, जो एक डिसऑर्डर होता है दैट्स कॉल्ड प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, POI, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, उसमें ये प्रॉब्लम होती है, उसमें ओवुलेशन टाइम पे नहीं होती है। या तो ये ओवुलेशन होगी लेट ओवुलेशन आफ्टर 16 और 17 डेज, या तो ये अर्ली होगी, फॉर एग्जांपल 11-12 डेज पे होगी ओवुलेशन, इनको हम बोलते हैं अर्ली एंड लेट ओवुलेशन। या कभी कभार मैंने जो बताया था, कभी कभार सिस्ट फॉर्मेशन होती है इनसाइड द फॉलोपियन ट्यूब। जो ये सिस्ट फॉर्म होगा इनसाइड द फॉलोपियन ट्यूब, इसको हम ट्यूबल सिस्ट कहते हैं। यानी अगर कभी कभार सिस्ट फॉर्म हो, सिस्ट क्या होता है बेसिकली, एक फ्लूइड और सेमी फ्लूइड एकोमोडेशन ऑन एनी पॉइंट। तो सिस्ट फॉर्मेशन जब होगी तो इससे भी ब्लॉकेज होती है किसकी, एग को चलने में मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो फॉलोपियन ट्यूब है ये एक स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। यानी जो फॉलोपियन ट्यूब है ड्यूरिंग द कैचिंग ऑफ एग ये कंट्रैक्शन करता है, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू लगा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड सीलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। सीलेटेड एपिथेलियम, ये जो सीलेटेड एपिथेलियम होता है इसकी वजह से इस एग की मूवमेंट होती है इन द अपवर्ड्स थ्रू फॉलोपियन ट्यूब। तो ये ब्लॉक हो जाएगा अगर सिस्ट फॉर्म हुआ, इसको हम ट्यूबल सिस्ट बोलते हैं। ये भी एक काज था। कभी कभार मैंने बताया था एक टर्म दैट्स कॉल्ड एंडोमेट्रोसिस। इस एंडोमेट्रोसिस में क्या होता है, बेसिकली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है एक यूट्रस की, इसमें सिस्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे सिस्ट फॉर्म होता है। जब यहाँ पे सिस्ट फॉर्म होता है तो इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल सिस्ट। इसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन नहीं होती है, ये भी एक रीज़न था इनफर्टिलिटी का। और इसके बाद मैंने बताया था ये भी, अगर सिस्ट फॉर्म हुआ इनसाइड द सर्वैक्स, इसको हम बोलते हैं न्यूबैथियल सिस्ट और न्यूथीशियल सिस्ट। अगर सर्वैक्स में सिस्ट फॉर्म हुआ, ये भी एक काज रहता था इनफर्टिलिटी के लिए। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था जो फॉलिकुलर फेज पे अगर सिस्ट फॉर्म हुआ, फॉलिकुलर सिस्ट, या दैट्स कॉल्ड, जो मैंने बताया था इससे पहले भी, कभी कभार एंडोमेट्रियल फाइब्रोडोसिस होता है। तो इसकी वजह से ये रीजंस थे फॉर किसके लिए, ये रीजंस थे इनफर्टिलिटी के लिए। अगर हमें इम्प्रूव करनी है इनफर्टिलिटी, कैसे को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे इनफर्टिलिटी को, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यू कैन लुक हियर दैट। पहले हम देखेंगे यहां पे सोशल कॉज। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, नॉन स्मोकिंग को पहले हमें अवॉइड करना है। यानी वी शुड अवॉइड स्मोकिंग बोथ, आइदर इट इज मेल स्मोकर आइदर इट इज फीमेल स्मोकर। अगर ये मेल स्मोकर है इसको भी अवॉइड करना है स्मोकिंग, और अगर ये फीमेल स्मोकर है ये इसको भी अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे फीमेल में स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हमने बोला था एमेनोरेमिया, जिसमें कभी कभार मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट ही नहीं होता है, कभी कभार लेट रिपीट होता है, कभी कभार अर्ली रिपीट होता है। ये टर्मिनोलॉजी रिलेटेड थी उस वक्त। यानी फीमेल को अगर स्मोकिंग कर रहा फीमेल तो इसका इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा, और अगर मेल
स्मोकिंग कर रहा है, तो इसका जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया, जो मैंने डिस्कस किया था। यानी ओलिगोस्पर्मिया इन केस ऑफ फीमेल एंड जो फीमेल है इसमें क्या हो जाएगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। पहला पॉइंट यही है कि हमें अवॉइड स्मोकिंग करनी है। दूसरा, यूज हेल्दी डाइट, यूज healthy, or we can say that use proper diet, proper and balanced diet, balanced diet, use proper and balanced diet। हमें प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, वो डाइट जिसमें न्यूट्रिशन का वैल्यू बहुत अच्छा हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, लेकिन अवॉइड ट्रांस फैट, उस वक्त ट्रांस फैट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, सब उस डाइट में हर कोई क्वालिटी होनी चाहिए जो हम यूज़ करेंगे। इससे भी इम्प्रूव हो जाएगी क्या, फर्टिलिटी रेट। इसके बाद अगर आप देखोगे, कंट्रोल अंडर वेट, हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें ओवरवेट नहीं होना चाहिए, जैसे ओबेसिटी में होता है, डिपॉजिट ज़्यादा फैट होता है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। फिर अगर ज़्यादा वेट हो जाएगा एक लेडी का, उसमें भी फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं फिर। यानी कंट्रोल वेट करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज एंड डू नॉट यूज़, हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डू नॉट यूज़ अल्कोहल और डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल। यानी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई शराब पीता है तो उसको शराब नहीं पीना चाहिए। ये भी एक काज होता है इसको इनफर्टिलिटी के लिए, आइदर इट इज़ मेल और आइदर इट इज़ फीमेल, क्योंकि अल्कोहल से लिवर को भी प्रॉब्लम होती है, जो हमने डिस्कस किया था। उसको हम बोलते हैं लिवर सिरोसिस। जो हेपेटिक लोब होते हैं लिवर के, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं लिवर के, दैट्स कॉल्ड हेपेटिक लोब्स, उनमें प्रॉब्लम होती है। फिर जो लिवर का काम होता है वो डिग्रेड होता है, जो ट्रांसअमीनेशन लिवर करता है, या जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करता है, या डीअमाइनेशन करता है, तो उनमें प्रॉब्लम होती है। फिर फिर ये लेडी कंसीव नहीं कर पाती है। यानी डू नॉट यूज़ अल्कोहल, अवॉइड ड्रिंकिंग और अवॉइड ड्रग्स, अवॉइड यूज़ ऑफ ड्रग्स, अवॉइड यूज़ ऑफ स्टीरॉयड ड्रग्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये भी एक काज होता है इनफर्टिलिटी के लिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, टेंशन को अवॉइड करना चाहिए, टेंशन और स्ट्रेस। यानी एक लेडी अगर ये कंसीव नहीं कर पाती है, कभी कभार ये भी रीज़न हो सकता है कि ये कोई इमोशनल स्ट्रेस में है, इसका कोई इमोशनल स्ट्रेस है या कोई इमोशनल टेंशन है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होती है बॉडी में, फिर ये कंसीव नहीं कर पाती है। ये भी एक रीज़न है, टेंशन एंड स्ट्रेस। एंड डू नॉट यूज़ वी कैन से दैट डू नॉट यूज़ वेट एंड टाइट क्लोथ्स, इनको भी अवॉइड करना है फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। तो इनके नॉर्मल सुपरमेटोजेनेसिस एंड नॉर्मल ओजेनेसिस के लिए हमें जो कपड़े हैं ये हमें खुले पहनने हैं, यानी ज़्यादा टाइट क्लोथ्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी एक रीज़न बनता है फॉर इनफर्टिलिटी के लिए। दीज आर द सोशल इश्यूज। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट हमें देना है, अगर हमें मेडिसिन लेने हैं, मेडिसिन का किस मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, पहले हम देखेंगे इनफर्टिलिटी के लिए जो टेस्ट्स हम करते हैं उसमें हमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल TSH लेवल चेक करना है। ये एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है। तो आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है फॉर प्रेगनेंसी, क्योंकि आयोडीन वो हार्मोन है, जो आयोडीन है फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो थायराइड हार्मोन है, ये वो वाहिद हार्मोन है जो स्टोर करती है हमारी बॉडी। तो TSH का हमें ख्याल रखना है, ये इवेलुएट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका रेंज है 0.5 to 5, इसका ये रेंज है, इस रेंज से आगे ना होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। यानी इसका मतलब है हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म, यानी हमें TSH लेवल चेक करनी है। कभी कभार TSH लेवल की इंक्रीज होने की वजह से इम्प्लांट नहीं होता है, मिसकरेज होता है बार बार आफ्टर द 24th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये जो डेवलपिंग यूट्रस होता है, ये जो डेवलपिंग यंग वन होता है इनसाइड, ये फिर अबॉर्ट होता है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस। ये एक इंपॉर्टेंट कॉज होता है, दैट्स कॉल्ड मिसकरेज। तो TSH की लेवल हमें चेक करनी है, या हमें फॉर एग्जांपल ये टेस्ट करना है, LH की लेवल करनी चेक है, या फॉर एग्जांपल सीरम प्रोलैक्टिन ये चेक करना है।
फॉर एग्जांपल FSH की लेवल जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो ग्रेफियन फॉलिकल को प्रिपेयर करता है, तो इस FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इसकी लेवल हमें चेक करनी है। या फॉर एग्जांपल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी हमें चेक करना है। इन हार्मोन्स को हमें चेक करना है बार बार, कहीं इनकी लेवल इवेलुएट तो नहीं हुई है। ये एक रीजंस बनते हैं फॉर इनफर्टिलिटी के लिए। तो इन टेस्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, या हम कभी कभार USG करते हैं। अगर सिस्ट फॉर्मेशन हुआ तो हमें USG करनी पड़ती है। तो एंडोमेट्रियल सर्जरी, जो एंडोमेट्रियल मैट्रोसिस होती है, उसमें हम सर्जरी करते हैं, फिर वो रिमूव करते हैं। कौन? जो सिस्ट फॉर्म होता है इनसाइड द यूट्रस, उसको हम सर्जिकल रिमूवमेंट करते हैं। तो USG हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी हम करते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवेरी, या कभी कभार हम ट्यूबोटैमी करते हैं, दैट्स हम करते हैं यहाँ पे। इसमें हम चेक करते हैं फंक्शन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, यानी वी कैन सी दैट इट इज एग्जामिनेशन ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब को एग्जामिनेशन करते हैं ड्यू टू ट्रांसवर्स सेक्शन ओवेरी, USG। ये एक USG हम करते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन का ओवेरी का। इससे हम देखते हैं सीलिया की फंक्शन देखते हैं, म्यूकस लाइनिंग की फंक्शन देखते हैं। तो ये वो टेस्ट्स है जो हम रिपीट करते हैं। या कभी कभार हम AMH हार्मोन की कंसंट्रेशन चेक करते हैं बॉडी में। तो AMH हार्मोन की कंसंट्रेशन चेक करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द इनफर्टिलिटी ऑर्डर्स। तो ये टेस्ट्स हम करते हैं, मेन यही टेस्ट्स करते हैं फॉर एक लेडी के लिए, हम यही टेस्ट्स करते हैं। या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन लेवल चेक करते हैं कभी कभार, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन लेवल, ये हार्मोन्स की लेवल हम चेक करते हैं। इसके अलावा हम करते हैं हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी, ये हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। या लेप्रोस्कोपी करते हैं कभी कभार, लेप्रोस्कोपी। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन मैं मेन बता रहा हूँ कौन कौन टेस्ट इंपॉर्टेंट है। TSH ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और FSH ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार हम फॉलिकुलर स्टेरी करते हैं, फॉलिकुलर स्टेरी कभी कभार ये हम चेक करते हैं, फॉलिकुलर स्टेरी ग्रेफियन फॉलिकल की। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभार हम करते हैं टेस्ट। फॉर एग्जांपल जब हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं आफ्टर द 14th डे ऑफ कॉपुलेशन, हम करते हैं HCG, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हम कभी कभार देखते हैं आफ्टर 14th डे पे हम ये चेक करते हैं, कौन? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। इसके बाद अगर आप देखोगे कौन कौन सा ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू इंड्यूस ओवुलेशन और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी रेट। उन मेडिसिन में हम पहले इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे, एक तो हम करते हैं इस्तेमाल क्लाइमोफिन एक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड ड्रग है। ये क्या करता है? ये इंड्यूस करता है ओवुलेशन, ये ओवुलेशन को सिट्रस करता है टू रिलीज द एग, ये ओवेरी पे एक्ट करता है टू रिलीज द एग। यानी ये जो क्लाइमोफिन है ये एक ड्रग है फॉर इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्लाइमोफिन। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं एक और ड्रग दैट्स कॉल्ड एनेस्ट्रोजोल। ये एनेस्ट्रोजोल भी क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है इम्प्रूवमेंट इन प्लांटेशन ऑफ एग कौन? दैट्स कॉल्ड एनेस्ट्रोजोल। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं दोज आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स इनका भी इस्तेमाल हम करते हैं। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं दैट्स कॉल्ड मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी गोनाडोट्रोफिन, मेटफॉर्मिन
or we can say that clomiphene and anastrozole, these are the main drugs that are used against infertility. Infertility को डिक्रीज करने के लिए इन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं. ये हार्मोनल जो होते हैं हार्मोन लेवल उनको मेंटेन करता है, उनको मेंटेन करते हैं. और जो होम लेवल पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, अगर आपको पता होगा, होम लेवल पे हम जो ट्रीटमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हम होम लेवल पे ट्रीटमेंट करते हैं. अगर आप देखोगे जो बेसिकली सीमेन होता है, सीमेन, इस सीमेन में क्या क्या होता है, एक होता है इसमें साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड. दूसरा अगर आपको पता होगा इसमें होते हैं फ्रैक्टोस, फ्रैक्टोस. इसके अलावा होते हैं इसमें एंजाइम्स, एंजाइम्स. और इसके अलावा होता है इसमें दैट्स कॉल्ड फॉस्फोक्लोरीन, फॉस्फोक्लोरीन, क्लोरीन. इसके अलावा होता है इसमें प्रोस्टोग्लैंडिन, ग्लैंडिन. और इसके अलावा होता है इसमें एक और दैट्स कॉल्ड पोटेशियम एंड जिंक एलिमेंट, पोटेशियम और जिंक, पोटेशियम, पोटेशियम. ये कंपोजिशन होती है सीमेन की. अगर इसमें से कोई भी इवेल्युएट हुआ, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, एंजाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज हो गए, इनकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है. लेकिन ड्यूरिंग जब अनफर्टिलाइज्ड एग मेंसेस के साथ डिनेचर होता है, उसमें एक होता है ब्लड होता है, दूसरा होता है एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू. तीसरा होता है सर्विकल फ्लूइड और सर्विकल म्यूकस और विजिनल म्यूकस, विजिनल म्यूकस. और होता है इसमें सोडियम होता है. सोडियम के कुछ आयन्स होते हैं ड्यूरिंग मेंस्चुराइजेशन. जो मेंसेस होता है, जो फ्लूइड निकलता है ड्यू टू द अनफर्टिलाइज्ड एग, उसमें होता है सोडियम, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है, और फास्फोरस होता है. ये एलिमेंट निकलते हैं ड्यूरिंग मेंस्चुराइजेशन, जब मेंस्चुरेशन फ्लो होता है. जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की, जब वो डिग्रेड होती है तो उसमें से निकलता है एक, तो निकलता है इसमें सर्विकल म्यूकस होता है, इसके साथ विजिनल म्यूकस होता है, सोडियम होता है, फास्फोरस होता है और पोटेशियम होता है. तो इन चीज़ों का हमें याद रखना है. क्लोरीन भी हो सकता है इसके साथ. तो इनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास जो होम बेस्ड टिप्स है वो क्या क्या है, यू कैन सी हियर दैट, वो है पहले हम यूज करेंगे होम बेस्ड टिप्स है. रिमेंबर हियर दैट, पहले है यूज अ बनाना. बनाना का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि एक फैब्रिक फ्रूट है, फैब्रिक फ्रूट है. इसमें क्या क्या है, इसमें होता है बनाना में एक होता है लो सोडियम कंसंट्रेशन, हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन. पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए. तो बनाना एक ऑप्शन है, बनाना का ज़्यादा इस्तेमाल करें हम. और जो ये सोडियम है, सोडियम इनिशिएट करता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट. तो यहाँ से पता चलता है जो बनाना है इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव फॉर द हार्ट पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स. इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे साइट्रिक फ्रूट्स का. साइट्रिक फ्रूट्स में पहले आ जाएगा फॉर एग्जांपल लेमन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी और एक एंजाइम होता है दैट्स कॉल्ड साइट्रिन, और एक फैक्टर होता है दैट्स कॉल्ड PPF, दैट्स कॉल्ड पिलिग्री प्रिवेंशन फैक्टर. और ये जो विटामिन सी है फॉर एग्जांपल जो निकलता है साइट्रिक फ्रूट से, फॉर एग्जांपल ऑरेंज, फॉर एग्जांपल लेमन जो मैंने पहले ही बोला, फॉर एग्जांपल इसके अलावा कुकम्बर, इनसे जो विटामिन सी निकलता है इसको हम बोलते हैं एंटी कैंसर विटामिन बी. इसको हम बोलते हैं, और एक नाम है इसका अर्लीस्ट नून विटामिन, और इसका और एक नाम है दैट्स कॉल्ड एंटी वायरल विटामिन, और इसका और एक नाम है दैट्स कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, और इसका और एक नाम है दैट्स कॉल्ड एंटी इन्फेक्टिव विटामिन.
तो ये क्या करेगा, ये विटामिन सी जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स डिफरेंट एलिमेंट्स के फ्री रेडिकल्स फास्फोरस के बनते हैं, हाइड्रोक्सियल फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको ये ट्रैप करता है। क्या करता है? ट्रैप। कौन? विटामिन सी। दिस आल्सो कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये इस्तेमाल होता है टू रिमूव द रिंकल्स फ्रॉम द फेस। कौन? विटामिन सी। तो साइट्रिक फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे। यूजेस ऑफ बनाना, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रीटमेंट में, वो है फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ पॉपी। खसखस का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि इसमें एक एंजाइम निकलता है पैपिन। ये पैपिन क्या करता है? ये प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। कौन? पैपिन। तो हमें खसखस का इस्तेमाल करना चाहिए। या हम इस्तेमाल कर सकते हैं होनी, फॉर एग्जांपल होनी, इसमें फ्रैक्टोस होता है, गैलेक्टोस होता है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। ये इम्प्रूव करेगा कौन? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या गार्लिक है हमारे पास, गार्लिक, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं, गार्लिक का इस्तेमाल हम करेंगे। या कभी कभार ओनियन का इस्तेमाल करते हैं हम। ओनियन में क्या है? ओनियन में सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं ओनियन में, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे ओनियन, एलियम सैपा। इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल टमाटो में क्या होता है? इसमें होता है विटामिन सी। ये विटामिन सी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज इज स्पोर्म काउंट प्लस मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी क्या करता है? इंक्रीज। किनकी? स्पर्म्स की अच्छी मॉर्फोलॉजी बनाता है। कौन? टमाटो बेसिकली एक पिगमेंट निकलता है इस पर, दैट्स कॉल्ड लाइकोपीन को एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है और ये क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। कौन? लाइकोपीन। ये किससे निकलता है? टमाटो को क्या हम बोलते हैं? लाइकोपर्सियम इक्वेस्टियम बॉटनी में। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे। या कुकेम्बर हम इस्तेमाल करेंगे। कुकेम्बर में वाटर प्लस विटामिन सी होता है, तो वाटर प्लस विटामिन सी ये इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलिटी रेट, और ये इंक्रीज़ करते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। विटामिन सी, कुकेम्बर का इस्तेमाल हम करेंगे। या फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जांपल मिल्क, जो मैं भूल गया था यहाँ पे, मिल्क का इस्तेमाल हम करेंगे। मिल्क, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन होता है, कैसिन प्रोटीन, ये इस्तेमाल होगा। या फॉर एग्जांपल एग का इस्तेमाल हम करेंगे, इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। या फॉर एग्जांपल कॉड लिवर का इस्तेमाल हम करेंगे। फिश का इस्तेमाल करेंगे, फिश। या ट्रैपा सिंगाड़ा, ये जो सब चीज़ें हैं इसमें हैं, एक तो इसमें प्रोटीन्स है, दूसरी इसमें विटामिन्स है। प्रोटीन रिच डाइट का इस्तेमाल करना, प्रोटीन रिच डाइट का इस्तेमाल हम करेंगे। इसमें फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ कैशू नट प्लस यूज़ ऑफ पीज और प्लस यूज़ ऑफ आलमंड प्लस यूज़ ऑफ वॉलनट। इन चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। ये इम्प्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे स्पर्म और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का काउंट इंक्रीज करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी को अच्छे रखेंगे और मोटिलिटी रेट भी इनसे अच्छी होगी। क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स। तो अगर हम देखेंगे एप्रिकॉट का हम इस्तेमाल करेंगे। या ये जो कुकेम्बर है, इससे निकलता है सिलीनियम मेटल कुकेम्बर से, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी रेट। कुकेम्बर सिलीनियम एलिमेंट निकलता है, सिलीनियम। या एप्रिकॉट जो है, एप्रिकॉट में प्रोविटामिन्स होते हैं, प्रोविटामिन्स होते हैं, ये इंप्रूव करते हैं। या फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये होते हैं एप्रिकॉट का इस्तेमाल हम करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोनस अमेरिका, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। या एप्पल हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज फर्टिलिटी। एप्पल का इस्तेमाल हम करेंगे, दैट्स कॉल्ड माल्स पेम्यूला। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन सी?
फर्टिलिटी रेट, ये होम बेस्ड है। फॉर एग्जांपल ये नेचुरल मेथड्स है, नेचुरल मेथड्स को हम कैसे, इसे हम कैसे इंप्रूव कर सकेंगे। या यूज़ ऑफ मेज, जिया मेज, इसमें एक पिगमेंट है जियाटिन निकलता है, वो इंप्रूव करेगा स्पर्म काउंट को। या यूज ऑफ जो हम करते हैं वीट, टर्टिकम एस्टिवम, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, एक तो आपको एक्सेस फ्लूइड्स लेने हैं। एक्सेस फ्लूइड्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी फ्लूइड्स, एक्सेस फ्लूइड्स। फॉर एग्जांपल वो फ्रूट्स ज़्यादा लेने हैं जिनमें क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल पॉम्प गार्नेट, यूज ऑफ पॉम्प गार्नेट। या फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ वाइट्रस वैनिफेरा, अंगूर, वाइट्रस वैनिफेरा, दैट्स कॉल्ड फॉर एग्जांपल, जिसको हम ग्रेप्स बोलते हैं, ग्रेप्स, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। या ऑरेंज, साइट्रस रेटिकुलेटा, ऑरेंज का इस्तेमाल हम करेंगे। इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी कौन सा, या वी हैव टू यूज़ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टर्टिकम एस्टिवम, दैट्स टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर का अच्छा इस्तेमाल करना है। या जो स्नोफ पाउडर होती है, स्नोफ पाउडर, टर्मरिक पाउडर, इनका हमें अच्छा इस्तेमाल करना है। या फॉर एग्जांपल चिली पाउडर, ज़्यादा कम चिलीज़ का इस्तेमाल करना भी डिफेक्टिव है, क्योंकि जो चिलीज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिकम एनम साइंटिफिकली, इसमें से एक पिगमेंट निकलता है दैट्स कॉल्ड कैप्सिनिन। वो कैप्सिनिन भी इंप्रूव करता है फर्टिलाइजेशन को, या स्पर्मेटोजेनेसिस को, या ओजेनेसिस को। तो ये इन चीज़ों को हमें याद रखना है। अवॉइड क्या क्या करना है, हमें अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, यानी जंक फूड्स को अवॉइड करना है हमें, क्योंकि जंक फूड्स से प्रॉब्लम होती है। इसमें फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, फैट का इस्तेमाल बॉडी में नहीं होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी गोनाडिज्म हो सकता है, सेकेंडरी गोनाडिज्म हो सकता है। वी कैन से दैट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूजेस ऑफ फॉर एग्जांपल कुरकुरे और यूजेस ऑफ एनी जंक फूड्स, इनको हमें अवॉइड करना है। तीसरा चीज़ है इंपॉर्टेंट, हमें यूज़ ऑफ एक्सेस फ्लूइड्स, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए।